साल है 1941। वर्ल्ड वॉर 2 जारी था ईस्टर्न यूरोप में कहीं। हम देखते हैं जंगलों के बीच से एक लड़का भागता हुआ जा रहा है। उसका नाम जोस्का है और उसके हाथ में एक जानवर है मुस्तैला। शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। तभी 3 लड़के आ जाते हैं और उसे गिराकर मारने लगते हैं और उस जानवर को आग लगा देते हैं। पर जोस्का उसे बचा नहीं पाता। उसे काफ़ी दुख होता है। वो घर आता है। उसका घर विलेज से थोड़ी दूरी पर था और वो अपनी आंट मार्ता के साथ रहता है। उसके माता पिता बहुत पहले ही उसे मार्ता के घर छोड़ गए थे। वो तब से मार्ता के साथ ही रहता है। जोस्का एक जीविश है। वो रोज़ एक ड्राइंग बनाता जिसमें उसके माता पिता और वो होता और उसकी बोट बनाकर वो पास के नहर में डाल देता, इस उम्मीद से कि शायद किसी दिन उन्हें ये ड्राइंग मिल जाए और वो उसे लेने आ जाए। जोस्का का हर दिन इसी तरह से बीत रहा था। वो काफ़ी अच्छा पियानो प्ले करता था। मार्ता उसकी धुन सुनकर भावुक हो जाती थी क्योंकि उसमें एक दर्द छिपा था। जोस्का के पास एक तस्वीर थी जिसमें उसके माता पिता और उसके अंकल और आंट मार्ता थी। एक दिन जब वो बाहर से घर आता है तो देखता है मार्ता की चेयर पर बैठे मौत हो गई है। ये देख वो डर जाता है। उसके हाथ से लालटेन छूट नीचे गिर जाता है और घर में आग लग जाती है। जोस्का रात वहीं बाहर सो जाता है। सुबह देखता है उसका घर पूरी तरह से जल चुका है। अब वो आगे निकल जाता है इस सोच में कि शायद कहीं उसके माता पिता से उसकी मुलाकात हो जाए। जब वो पहले विलेज में पहुंचता है तो कुछ लोग उसे मारने लगते हैं और उसे रस्सी से बांधकर एक बोरे में बंद कर देते हैं। वो लोग उसे पास ही एक बूढ़ी महिला के पास ले जाते हैं। वो महिला एक तांत्रिक थी जो तंत्र विद्या से लोगों को ठीक करती थी। वो बताती है कि ये बच्चा एक शैतान है और वो महिला उसे खरीद कर वहाँ से लेकर चली जाती है। उस महिला का नाम ओल्गा था। जोस्का भी ओल्गा के साथ रहते उसका काम करने लगा था। जैसे वो विलेज में घूम घूम एक लोगों का इलाज किया करती थी। एक दिन जोस्का काफ़ी बीमार पड़ जाता है। रात ओल्गा उसे ले आकर बाहर ज़मीन के भीतर गाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। सिर्फ उसका सर बाहर था। पर सुबह जोस्का देखता है वो महिला उसे लेने नहीं आई। तभी वहाँ कुछ कौवे आ जाते हैं और उसके सर से मांस खाने लगते हैं। जोस्का चिल्लाने लगता है। तभी ओल्गा वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। एक दिन जोस्का नदी के पास बैठा होता है। तभी वहाँ विलेज का एक शख्स आ जाता है। उसे लगता है कि जोस्का उस विलेज के लिए बैड लक है। वो शख्स उसे नदी में धक्का दे देता है। वो बहने लगता है और बेहोश हो जाता है। वो बहते हुए एक दूसरे विलेज में पहुँच जाता है। एक शख्स उसे उठाकर घर ले आता है। उस घर में एक पति पत्नी रहते थे और जो शख्स उसे ले आया था वो उस घर का नौकर था जो मिलर के घर नौकरी करता था। जोस्का भी उनके घर काम करने लगा था। मिलर को लगता था कि उसकी पत्नी और उसके नौकर के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए वो रात अपनी पत्नी को काफ़ी मारता था। जोस्का ये सब एटिक से छिपकर देख रहा था। दूसरे दिन सब डिनर पर बैठे होते हैं। मिलर को लगता है वो नौकर उसकी पत्नी को देख रहा है, तो वो उस नौकर की चम्मच से दोनों आंखें निकाल देता है और उसे घर से बाहर धक्का दे देता है और अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारता है। ये देख जोस्का डर जाता है और दोनों आंखें ज़मीन से उठाकर अपने पास रख लेता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे बैठा वही नौकर मिलता है। जोस्का उसकी दोनों आंखें उसके हाथ में दे देता है। वो शख्स रोने लगता है। उसे देख जोस्का भी दुखी हो जाता है और फिर वो अकेले आगे निकल जाता है। आगे उसे एक शख्स मिलता है। उसका नाम लेक था। वो पक्षी पालन करता था। लेक उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। लेक जोस्का को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है और उसे अपने साथ पक्षियों को पकड़ने ले जाता है। वही विलेज में एक महिला थी जिसके साथ लेक शारीरिक संबंध बनाता था, पर वो महिला विलेज के अन्य पुरुषों के साथ भी संबंध बनाती थी। ये बात विलेज की बाकी महिलाओं को पता चल जाता है और वो सब मिलकर उस महिला को मार देते हैं। लेक इस बात से दुखी हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। जोस्का आता है। उसे इस हालत में देख दुखी होकर उससे लिपट जाता है क्योंकि वो लेक को काफ़ी पसंद करता था। लेक एक अच्छा इंसान था। उसके बाद वो सारे चिड़ियों को पिंजरे से आज़ाद कर देता है। जोस्का वहाँ से निकल जाता है। जंगल में उसे एक घोड़ा मिलता है जिसका एक पैर टूटा हुआ था। वो उसे एक विलेज में लेकर चला जाता है। वहाँ सभी विलेजर उसे घेर लेते हैं। एक शख्स के पूछने पर जोस्का बताता है कि ये घोड़ा उसे जंगल से मिला। वो शख्स उस घोड़े को ले जाकर उसके गले में रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को अपने घोड़े के पीछे बांध देता है। ये देख जोस्का उसके पैर पकड़ लेता है कि वो उस घोड़े को ना मारे, पर वो शख्स नहीं सुनता और अपने घोड़े को दौड़ा देता है
और उस रस्सी के खिंचाव से घोड़े की मौत हो जाती है, जिसे देख जोस्का इमोशनल हो जाता है। वो शख्स एक शराब खाना चलाता था और वो जोस्का को वहीं काम पर लगा देता है। उसी दिन वहाँ लोकल रेड आर्मी फोर्स आई थी, जिसका सुपीरियर कमांडर कोसैक्स था। वो जोस्का को वहाँ देखता है और अपने पास बुलाता है शराब देने के लिए। जोस्का उसकी टोपी में लगे मार्क को देखता है। उसे पता चल जाता है कि ये एक रेड आर्मी सोल्जर है। उस वक्त जर्मनी ने यूरोप के कई राज्यों में कब्जा किया हुआ था और उनके कहने पर रेड आर्मी जीविश लोगों को मार रही थी। कोसैक्स के कहने पर एक सोल्जर जोस्का को ज़बरदस्ती शराब पिला देता है और जोस्का बेहोश हो जाता है। कोसैक्स को पता चल जाता है कि जोस्का एक जीविश है। वो सुबह उसका हाथ पैर बांध के एक घोड़े गाड़ी पर रख देते हैं। कोसैक्स उस शराब खाने के मालिक से कहता है कि वो इस लड़के को जर्मन्स के पास ले जाए और जर्मन्स इसे सज़ा देंगे। वो शख्स जोस्का को लेकर जर्मन्स के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये एक जीविश है। एक जर्मन सोल्जर को उसको मारने का टास्क दिया जाता है। वो सोल्जर उसे लेकर रेलवे ट्रैक पर आ जाता है, पर जोस्का को देख उसे दया आ जाती है। वो उसको वहाँ से भागने के लिए कहता है। जोस्का जंगलों में भाग जाता है और वो सोल्जर हवा में गन फायर करता है ताकि सबको पता चल जाए कि उसने उस लड़के को मार दिया। रात वो जंगल में ही बिताता है। जर्मन आर्मी कुछ जीविश लोगों को ट्रेन से लेबर कैंप ले जा रही थी। तभी कुछ लोग ट्रेन के डब्बे तोड़कर चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, क्योंकि उसके डब्बे लकड़ियों के बने थे और जर्मन्स को ये पता चल जाता है। वो एक एक करके सभी भागने वालों को मार देते हैं। उसमें से एक महिला थी जिसने अपने नवजात बच्चे को लिया था। वो उसे भी मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ जोस्का आ जाता है। वो देखता है वहाँ लाशें गिरी हैं। उसमें से एक लड़का उसकी उम्र का है जिसे गोली लगी है। वो जोस्का से मदद मांगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी कैसे मदद करे। और फिर उस लड़के की डेथ हो जाती है और फिर वो जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। वहाँ जर्मन सोल्जर सर्च पर थे। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे शहर में ले आते हैं। साथ वो एक और जीविश को ले आए थे। कुछ रशियन उन दोनों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा प्रीस्ट आ जाता है। वो उन्हें रोक देता है, पर जर्मन सोल्जर्स दोनों को भीतर लेकर चले जाते हैं। वो प्रीस्ट वहीं दरवाजे पर रुक जाता है। जर्मन सोल्जर उस जीविश शख्स को मार देता है और जब वो जोस्का को मारने जाता है तो जोस्का डर के उस सोल्जर के जूते साफ करने लगता है। वो सोल्जर उसे नहीं मारता। वो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और वो प्रीस्ट उसे अपने साथ चर्च लेकर आ जाता है। वहाँ चर्च में उस दिन प्रेयर करने एक शख्स आया था। उसका नाम गैब्रोस था। वो जोस्का को देखता है और प्रीस्ट के पास आकर कहता है कि वो जोस्का को अडॉप्ट करना चाहता है। वो प्रीस्ट जोस्का को गैब्रोस के घर छोड़कर चला जाता है। रात हमें पता चलता है गैब्रोस एक पेडोफाइल है। सुबह हम देखते हैं वो वाइन बनाने का काम करता है, पर काम करते वक्त जोस्का से थोड़ी वाइन ज़मीन पर गिर जाती है तो वो उसे बुरी तरह से मारता है। एक दिन उससे वाइन खरीदने प्रीस्ट उसके घर आता है। जोस्का उसे सब बताने जाता है, पर वो गैब्रोस के डर से उसे कुछ नहीं बताता। प्रीस्ट गैब्रोस से कहता है कि इसने चर्च आना बंद कर दिया है, इसे अब से चर्च भेजो, और प्रीस्ट चला जाता है। गैब्रोस उसे पनिश करता है कि अगर उसने चर्च में प्रीस्ट से कुछ बताया तो वो उसके साथ इससे भी बुरा करेगा। डर की वजह से जोस्का प्रीस्ट को कुछ नहीं बता पाता, पर गैब्रोस को लगता है उसने प्रीस्ट को कोई संकेत दिया है। वो घर लाकर उसे बांधकर मारता है। जोस्का अपने हाथ में एक नाइफ छिपा रहा था, जिसे वो देख लेता है। उसके पूछने पर वो बताता है कि ये नाइफ उसे जंगल के एक कुएं के पास मिला। गैब्रोस ने एक रस्सी खुद को बांधी थी और एक जोस्का को, ताकि वो भाग न जाए। वो उसे जंगल में वही कुआं दिखाता है। वो एक सूखा कुआं था जिसमें हजारों जंगली चूहे थे। गैब्रोस उस कुएं के पास जाकर देखने लगता है। तभी जोस्का रस्सी खींच लेता है और वो कुएं में गिर जाता है। सब चूहे उसे नोच खाने लगते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। और जोस्का फिर चर्च आ जाता है। वो देखता है कि उस बूढ़े प्रीस्ट की डेथ हो गई है और उसकी जगह नया प्रीस्ट आया है। जोस्का के हाथ से गलती से बाइबल गिर जाता है। चर्च के सब लोग उसे उठाकर बाहर शौचालय की टांकी में फेंक देते हैं, जिसमें सारा मल भरा था। किसी तरह जोस्का उस मल से बाहर आता है और फिर वो वहाँ से आगे सफ़र पर निकल जाता है। सर्दियाँ शुरू हो गई थी। कपकपाती ठंड से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो अब चलने की हालत में भी नहीं था। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसे एक महिला उठाकर अपने घर ले आती है। उसका नाम लेबिना था। उसके पिता काफ़ी बूढ़े थे। लेबिना उससे कहती है कि तुम यहाँ रुक सकते हो। दूसरे दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। दोनों मिलकर उसे दफना देते हैं।
लेबिना जब घर आती है तो उसे अपने पास बुलाती है और सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने को कहती है। उसके ऐसा न करने पर वो उसे मारती है। जोस्का का हर दिन इसी तरह से बीत रहा था। वो अब परेशान हो जाता है और रात वहीं से भाग जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं एक विलेज पर जर्मन सेना अटैक कर देती है और वहाँ विलेजर्स को मारने लगते हैं। तभी वहाँ रेड आर्मी सोल्जर आकर उन जर्मन्स को मार देते हैं। ये वो रेड आर्मी सोल्जर्स थे जो जर्मन्स के विरोध में थे। उसी वक्त वहाँ जोस्का भी पहुँचा था। वो अकेले बैठा होता है। वहाँ एक रेड आर्मी सोल्जर आ जाता है। वो इस तरह से जोस्का को अकेले देखता है तो उसे आर्मी कैंप लेकर चला जाता है। वहाँ एक सोवियत आर्मी का स्नाइपर आता है। उसका नाम मिटका था। वो सोल्जर मिटका को बताता है कि ये लड़का कुछ वक्त यहीं रहेगा। वो उसे भी एक रेड आर्मी सोल्जर यूनिफॉर्म देते हैं। मिटका देखता है उसकी पीठ पर काफ़ी घाव के निशान हैं। रात हम देखते हैं कुछ विलेजर्स रशियन सोल्जर पर अटैक कर देते हैं, जिससे कुछ सोल्जर्स की डेथ हो जाती है और कुछ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये देख उनका सुपीरियर मिटका को उन विलेजर्स को शूट करने का आदेश देता है। मिटका जोस्का को लेकर विलेज के पास वाले पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और एक एक कर निशाना लगाकर वो विलेजर्स को मारने लगता है। जोस्का पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा होता है। मिटका जोस्का को जंग के नियम समझाता है कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख। दूसरे दिन हम देखते हैं सोवियत आर्मी को अब वहाँ से डीकैम्प कर दिया गया था, क्योंकि जिन विलेजर्स को वो अब तक जर्मन से बचा रहे थे उन्होंने ही उन पर हमला कर दिया था। मिटका जोस्का को बताता है कि हमारा साथ यहीं तक का था। वो उसे एक गिफ्ट देता है। जब गाड़ी में वो उस कपड़े को हटाता है तो देखता है मिटका ने उसे गन गिफ्ट किया है। मिटका को पता था कि जोस्का को उसकी गन काफ़ी पसंद थी। वो उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, पर ऑर्फनेज में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक रात वो वहाँ से दीवार डाककर भागने की कोशिश करता है, पर ऑर्फनेज के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पनिशमेंट देते हैं। दूसरे दिन जब जोस्का बाजार से जा रहा होता है, वो एक शॉप पर रखा हुआ लकड़ी का घोड़ा देखता है। जब वो उस घोड़े को उठाकर देखने लगता है, तभी वो दुकानदार उसे पंच कर देता है, क्योंकि वो एक जीविश है। उसकी नाक से खून आने लगता है। उसे मिटका की बताई हुई बात याद आने लगती है कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख। दूसरे दिन जोस्का उस दुकानदार पर नज़र रखता है और मौका मिलते ही उस पर गोली चला देता है, उसी गन से जो मिटका ने उसे गिफ्ट में दी थी। एक दिन ऑर्फनेज में एक शख्स आता है। उसका नाम निकोडेम था। वो जोस्का को देख रोने लगता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और उसे लेकर रेफ्यूजी कैंप चला जाता है। निकोडेम बताता है कि कल हम घर के लिए निकलेंगे, पर जोस्का उससे काफ़ी नाराज़ था कि वो इतने दिनों तक उसे लेने क्यों नहीं आया। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त हालात काफ़ी बुरे थे, इसीलिए उसने आंट के घर छोड़ दिया था। पर जोस्का काफ़ी गुस्से में होता है। वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। जोस्का भी ऐसे हालातों से गुजरा था कि अब उसके शब्द भी नासूर हो गए थे। दूसरे दिन हम दोनों एक बस में देखते हैं। दोनों अपने घर जा रहे हैं और निकोडेम सो जाता है। जोस्का देखता है कि उसके पिता के हाथ पर एक टैटू है जिस पे कोई नंबर लिखा है। फिर वो बस विंडो पर उंगलियों से अपना नाम लिखता है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जंग से हमने क्या पाया ये तो तय नहीं है, पर हमने क्या खोया ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे सुनहरे पल खोए जो किसी की ज़िंदगी बना सकते थे। जोस्का के सफ़र में भी जितने लोग मिले, हर किसी ने बस उसका फ़ायदा उठाना चाहा। किसी के दिल में एक बार भी नहीं आया कि उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। उसकी मासूमियत जंग में कहीं खो सी गई। क्या जंग ने लोगों को भीतर से इतना कठोर बना दिया था कि लोग इंसानियत और हैवानियत में फ़र्क करना भूल गए थे? जंग भले ही बीत जाता है, पर उनके घाव सदियों तक किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भी कुछ ऐसा ही घाव दिया इस दुनिया को, जिसका जिक्र उन सभी घावों को फिर से कुरेद देता है। दोस्तों, जब 2019 में इस फिल्म का प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार रखा गया तो काफ़ी ऑडियंस आधी फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आ गई। उनका कहना था कि फिल्म काफ़ी डार्क और डिस्टर्बिंग है, काफ़ी वायलेंस है इसमें। एक बच्चे के साथ इतनी क्रूरता जिसे देखना मुश्किल हो रहा था उनके लिए, पर मेरी नज़र में समाज के लिए एक सीख है ये फिल्म। दोस्तों, साहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई कविता की मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी सोचने जैसी है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाज़ों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल,
हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम ए बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।